आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। अपने गुरु के चरणों में रखना चाहूंगी। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। स्थानकवासी जैन समाज की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है मेवाड़ महिला मंडल। गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज की प्रेरणा से मुंबई में स्थापित इस संगठन की पूर्व अध्यक्षा एवं वर्तमान में कार्यकारी संरक्षिका बेबी बहन नंदलाल डागलिया आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे उनके कार्यकाल के बारे में, इसके साथ ही उनकी निजी जिंदगी, घर परिवार और महिला मंडल में उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करेंगे। श्रीमती डागलिया का ये प्रेरणादायी इंटरव्यू आपको भी देखना चाहिए। हिंदुस्तान में आज नारी शक्ति किसी पहचान की मोहताज नहीं। नारी आज पुरुषों के बराबर कंधों से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं। हर क्षेत्र, हर कार्य में नारी आज पुरुषों के बराबर कार्य कर रही हैं। इसी तरह से आज हमारे साथ एक समाज सेविका और समाज के प्रति और अपने घर के प्रति एक निस्वार्थ सेवा करते हुए आज एक अलग मुकाम पर पहुंच गई हैं। हमारे साथ बेबी बहन डागलिया जी मौजूद हैं, जो पिछले कई सालों से समाज को साथ में लेकर चल रही है। उनसे ही बातचीत करेंगे किस तरह से उनका सफर रहा है और किस तरह से वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है प्रवासी संदेश में। और सबसे पहला सवाल कि जिस तरह से आप एक संघ से जुड़ी हुई हैं, मेवाड़ संघ से, उसके अलावा घर की जिम्मेदारियां भी आपके कंधों के ऊपर है, तो घर संभाल लेती हैं और इसके अलावा संघ में भी आप एक्टिव रहती हैं। कैसे कर लेती हैं दोनों चीज़ों को एक साथ? संघ में भी आपके जो कोई कमी ना हो मेवाड़ संघ में, घर की जिम्मेदारियां भी आप बखूबी निभा रही हैं। कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितनी चैलेंजिंग होती है दोनों चीज़ को एक साथ करना? घर में दादी का, माफ़ कीजिएगा, कि माँ का रोल भी निभाना है और वहाँ पर भी आपको एक सदस्य का रोल निभाना है। कितना चैलेंजिंग होता है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये सब काम गुरु गुरुनी के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता है, तो उनका आशीर्वाद दोनों हाथों से मेरे ऊपर है, इसलिए ये सब काम मैं बखूबी आराम से निभा लेती हूँ। और मुझे इस बात का शौक भी है कि समाज, हम आए हैं जैन धर्म में, तो समाज के अंदर भी कुछ न कुछ अपना योगदान होना चाहिए। और उसी को समझ करके मैं समाज के अंदर, मतलब घर से भी हमारे को पूरी छूट मिलती थी। और हर संस्था, जहाँ गुरुदेव की संस्था बनी हुई है, उसमें हम लोग ट्रस्टी भी बने और महिलाओं को भी जागृत करने का, और घर घर में और गांव गांव में जाकर के हमने मंडल बनाए। और जैसे जैसे काम करते गए महिलाएं भी उत्साहित होती गई। और आज करीबन खुशी इस बात की होती है कि आज कम से कम 4 से 4,500 महिलाएं इसमें जुड़ी हुई है। और इसमें हम लोग सेवा, शिक्षा और संस्कार के अधीन हम काम करते हैं। सेवा के लिए हम गरीबों को दान देने का, शिक्षा के अंदर हम लोग जैसे ज्ञान प्रकाश बोर्ड एग्ज़ाम चालू करवाई, तो वो आज भी 500 से 600 जन उसमें एग्ज़ाम देते हैं। और संस्कार हम बच्चों में, पाठशालाएं में जा करके बच्चों को अपने धर्म के प्रति उनको जागरूक करते हैं। ये सब हम आराम से कर सकते हैं। और इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है। वो कहते हैं अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है, पूरी टीम हार्ड वर्क करती है। और इसी का आज ये हमें मेवाड़ संघ में इतनी उपलब्धियां प्राप्त हुई है। अच्छा मैम, एक और सवाल है कि ये मेवाड़ महिला मंडल के बारे में तो किसी नाम की ये मोहताज, तो पहचान की मोहताज तो नहीं, लेकिन सिर्फ इसके बारे में सिर्फ राजस्थान से जुड़े हुए लोग जानते हैं।
किसी और अन्य समाज को अगर जानने की इच्छुक हो तो ये समाज क्या करता है, किस तरह से महिलाओं के लिए अग्रसर है, खासकर उन राजस्थानी महिलाओं के लिए जो आज भी घूंघट सिस्टम में ही रहती हैं। तो किस तरह से जब आप इसके अंदर आपने अपना पैर रखा था, जब आपने यहाँ से इसकी शुरुआत की थी, तब कैसा मेवाड़ महिला मंडल था, और आज के 2021 में हम खड़े हैं तो कितना बदलाव आ चुका है आज के ज़माने में? मैं जब शादी करके आई जब भी हमारा एक रूम था जी और एक दुकान थी। जी तो मतलब इनको बहुत शौक था गुरु के प्रति। जी तो जब हमारे गुरुदेव का चातुर्मास हुआ जी तो इनका विशेष योगदान वहाँ पे रहा। जी तो उससे फिर मेरे को भी लगाव लगा कि मेरे को भी कुछ करना चाहिए धर्म के प्रति। जी और कहते हैं कि जब भी उनकी सबकी मानसिकता अलग थी। मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी मैंने अपनी लड़की को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जी तो मतलब कितने आजू बाजू वाले मतलब मारवाड़ी आकर के बोलने लगे कि लड़की को इंग्लिश में पढ़ाने की क्या जरूरत है, उसको कौन सा ऑफिस में बैठाना, उनको तो घर में हांडा ही तो धोना है करके। जी जी तो मैं बोला कि उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा अपने को कमाना पड़ रहा है क्या। तो वो इनके पिताजी का तो गांव से फोन भी आया कि ये तू क्या कर रहा है करके, लड़की को इंग्लिश में भेजने की कहाँ जरूरत है। तो इनकी मानसिकता अलग थी। वो बोला कि नहीं क्या हो गया, तो लड़की भी अपने अपने हिसाब से पढ़ेगी। तो आज इंग्लिश स्कूल में उसको पढ़ाया तो आज वो रिलायंस की मैनेजर है। जी तो मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी बेटी और बहुओं को जितना वो पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती है उनको बढ़ाओ, उनको चूल्हे चौके तक ही सीमित मत रखो, क्योंकि वो कुछ कर दिखा सकती है। जैसे आज हम लोग आए घूंघट में और आज हम भी इतने मुकाम पे पहुंच गए, तो ये तो और पढ़ी हुई जेनरेशन है तो जल्दी अपना मुकाम हासिल कर सकती है। तो आप अपनी बहुओं को और बेटियों को आगे भेजने की जरूर कोशिश करें। अच्छा, किस तरह से कार्य करता है खासकर महिलाओं के लिए, राजस्थान की महिलाओं के लिए ये मेवाड़ महिला मंडल किस तरह से काम करता है? और जिस तरह से पिछले 2 साल से जिस तरह से कोरोना महामारी तेजी से पूरे देश भर में है, इस कोरोना काल में इस मंडल ने किस तरह से महिलाओं के लिए काम किया है? कोरोना काल में हम लोगों ने अपना एक जूम ऐप बनाया और जूम के माध्यम से हर एक गांव में, हर उपमंडल में कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। और करवाने के बाद में वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो जाती है, उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकालते हैं। उसका जो फर्स्ट आता है वो हम पूरे 35 उपसंघ के अंदर आता है और उसके बाद में हम लोग उनको वापस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऐसा कॉन्सुलेशन प्राइज करके हम लोग मतलब बहुत धर्म को आगे बढ़ाते हैं। और उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की एक्टिविटीज़ ही रहती है, जैसे प्रश्न मंच है, संगीत का है, फिर कुछ लिखित स्पर्धा है, ऐसे सब काम उसमें होता है हमारा। अच्छा मैम, आपसे व्यक्तिगत सवाल करेंगे कि निजी सवाल कि अब आपने अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? जब आप इसमें संघ में जुड़ी इस महिला मंडल में, तब आपकी उम्र कितनी थी? और क्या पिछले ज़माने में दशक में कहा जाता था कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं, तो ऐसे समय में आप किस तरह से निकले और परिवार वालों का किस तरह से आपको सपोर्ट रहा कि समाज के लिए आप काम कर रही हैं तो उनको इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था? ये तो हमारे गुरुदेव जब सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब पहली बार बॉम्बे में आए थे जी, और वहाँ जहाँ नमानीवाड़ी में चातुर्मास किया था, जब भी इनकी ओर से वहाँ पे बहुत मतलब सबसे ज़्यादा वारियाँ दिखाई गई थी। तो महिलाएं मुझे पूछती थी कि जब जेंट्स इतने एक्टिविटीज आप क्यों बाहर नहीं आती हो करके जी। तो फिर इनको फ़ोन किया था कि आप भाभी जी को समाज के अंदर भेजो। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं बोला नहीं, मेरे घर की जिम्मेदारी रहती है, बच्चों को पढ़ाना है, मेरी उम्र भी छोटी थी, 25-30 साल की थी जी। तो बच्चे को भी पढ़ाना है। तो इन्होंने मेरे को ये पूरा आश्वासन दिया कि ये सब थोड़ा बहुत मैं संभाल लूँगा, लेकिन अगर तेरे को अगर इसमें खुशी मिलती है और अगर तू इसमें कुछ कर सकती है तो मेरी तरफ से तेरे को पूरी छूट है। और इनका भी मेरे को पूरा साथ मिला। और जब घर से पूरा साथ मिलता है ना तो कोई महिलाएं आगे बढ़ सकती है। कहते हैं ना कि महिला के पीछे पुरुष का हाथ होता है और पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। तो वो हमारे में उनका भरपूर साथ मिला और आज ये मुकाम तक हम पहुंच पाए और मुझे शौक भी था। अच्छा, जब आपने इस मंडल में अपने प्रवेश किया तब आपकी किस पोस्ट पे आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी? उसके बाद किस तरह से आपका सफ़र रहा? मतलब कौन से आप पोस्ट पे थी उस वक्त जब 25 साल की उम्र में आप, और आप
बहुत लंबा वक्त इसमें गुजार दी हैं, तो उसके बाद कितनी उतार चढ़ाव देखने को ज़िंदगी में मिले संघ में रहकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि लोग जब मुकाम पे पहुंचने लगते हैं तो बहुत उतार चढ़ाव उनके जीवन में आता है। तो ऐसा कुछ आपके जीवन में जब आपके संग उतार चढ़ाव हुआ हो, या समाज के लोग ने आपको कुछ कहा हो, या किस तरह से अब आपका सफ़र किस तरह से गुजरा है 28 सालों में? 28 सालों में मैं सबसे पहले उपाध्यक्ष पद पे आई थी, और उसके बाद में मैं कोषाध्यक्ष पद पे आई हूँ रेगुलर। उसमें हम लोग कोषाध्यक्ष के बाद में फिर मैं 2 बार अध्यक्षा के रूप में आई, और उसके बाद में 2 बार कार्यकारी संरक्षिका के रूप में आई, उप प्रमुखा के रूप में आई, फिर कार्यकारी संरक्षिका के रूप में आई, और आज भी मैं कार्यकारी संरक्षिका के ऊपर काम कर रही हूँ। अच्छा बेबी बहन जी, एक और सवाल है कि जब से आप संघ में 28 साल में, अब तक कितनी महिलाओं को संघ में जोड़ा है, और कितने किस तरह से आपने जागरूकता अभियान, आज तो चलो जमाना है फ़ोन का है, आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप ग्रुप पे या 4 लोगों को, जब आपने ज्वाइन किया था वो ज़माना दूसरा कुछ और था, चिट्ठी का ज़माना चलता था, टेलीफोन भी कहीं और थे, तो किस तरह से उस वक्त तकलीफ़ें आती थी लोगों को जोड़ने के लिए, खासकर उन महिलाओं को जो शिक्षित नहीं हुआ करती थी? हम लोग ने मैं बोला ना आपको, हाँ, मतलब ट्रेन में हम जाते थे। अच्छा। और वहाँ पे मंडल बनाते थे, 1-2 हमारी जो जान पहचान वाली रहती थी उनको फ़ोन करते थे कि तुम्हारे वहाँ पे जितनी भी मेवाड़ी महिलाएं हैं उन सबको इकट्ठित करो। फिर वहाँ पे जाते थे, उनके सबके नाम लेते थे, उनके आजू बाजू के कोई टेलीफोन होते तो वो नंबर लेते थे, और हम लोग जब भी 100 रुपये में उनको लाइफ मेंबर बनवाया था। अच्छा। तो महिलाएं में फिर कहीं पे 5 बनी, कहीं पे 10 बनी, फिर वो लोग जैसे जैसे आने लगे और उनको थोड़ा अच्छा लगने लगा तो वो ऑटोमेटिक फिर उसमें जोड़ते गए। तो ऐसा करके हमने एक उपसंघ से ठाकुर द्वारा से चालू किया, तो आज 35 उपसंघ बनाए हैं। अच्छा, अच्छा। और हर एक संघ में जा करके हमने बनाए हैं। अच्छा, अच्छा। और फिर उसके बाद में जब अच्छी एक्टिविटी अंदर होने लगी तो फिर महिलाएं अपने आप जुड़ने लगी है। एक और सवाल है कि आज भी राजस्थान में या गांव के इलाकों में देखा जाता है घूंघट सिस्टम अभी भी बरकरार है, और कई सारे ऐसे परिवार हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन वो अपने घर की बहू बेटियों को ऐसे सामाजिक कार्यों में नहीं लगाते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या देश बदल रहा है, वक्त है सोच बदलने, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरी पुरानी ख्यालात पे अभी भी जी रहे हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जॉब करने नहीं दिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत भरपूर टैलेंट होता है लेकिन सिर्फ चूल्हा बर्तन में ही उनका पूरा जीवन गुजर जाता है, तो उन्हें आप किस तरह से संदेश देना? क्योंकि जिस तरह से आप जो 90 के दशक में आप जिस तरह से घर से बाहर निकले, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें उनके परिवार का समर्थन नहीं मिलता है, तो किस तरह से देखती हैं, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग बाहर, मैं तो बाहर भी बहुत घूमी हुई हूँ, और बाहर हम देखते हैं कि सब जेंट्स और लेडीज सब काम करते हैं और वो लोग सुखी रहते हैं। तो हमारे में लेडीज को घर में बिठाया जाता है, अगर उनको भी अगर नौकरी में भेजो आप जी, और उनको आत्मनिर्भर बनाओ जी, जी। शिक्षित करा करके उनको आत्मनिर्भर बनाओ कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाए, और जब वो अपना खुद का कैरियर समझ जाती है तो कोई भी लड़की गलत कदम नहीं उठाएगी करके। तो आप जेंट्स को भी उनके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, और महिला जो लड़कियां जो जॉब में जाना चाहती है उनको भी अपने पिता से, अपनी माता से, अपने भाइयों से खुल करके बात करनी चाहिए कि मैं अच्छे के लिए ये काम करने को जा रही हूँ। अच्छा मैम, एक और सवाल है कि जो 21वीं पीढ़ी है, जो आज के ज़माने में जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं जो कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो हायर एजुकेशन पढ़ाई करते हैं वो क्या समाज के प्रति इतना जागरूकता रहते हैं? क्योंकि यंगस्टर को हम देखते हैं कि वो समाज से इतना लगाव नहीं रखते हैं, बस अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, बस ज़िंदगी जीने के लिए ही करते हैं, समाज के प्रति वो लगाव नहीं रह गया जो पहले लगाव होता था। तो क्या आपको लगता है कि आपके मेवाड़ संघ में जो नई यंग की लड़कियां आ रही हैं, जो नए ज़माने की लड़कियां हैं, उन्हें भी जोड़ा जाता है? क्या उन्हें भी इसी तरह से शिक्षा दी जाती है? क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद बच्चों की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाती है। ये तो हम लोग पहले से बच्चों को इतना अच्छा संस्कार देते हैं, तो फिर वो भी फॉरेन में जाओ कि फिर कोई भी एजुकेशन कर लो, वो उनके संस्कार कहीं जाने वाले नहीं होते हैं। आप बच्चों को खाली 10-15 साल तक अपने संस्कार पूरे दो और अपने गुरु के प्रति उनको जागरूक करें कि ये हमारे गुरु है बेटा, ये इसमें धर्म में हमें ये मिलता है। कोई भी सब जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है, सबको सुख पसंद है। तो सुख के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों को जीव को दुख मत दो, तो सुख अपने आप आएगा।
और अपने दिए हुए संस्कार कहीं पे भी जाओ वो अपने नहीं भूल पाएंगे। आज हमारे ही संघ में देख लो आप, कम से कम 1000 युवा होंगे पूरे 35 उपसंघ के अंदर, और वो आराम से धर्म से जुड़े हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे युवा, हमारी बेटियां हमारे समाज से जुड़े, और हमारा समाज पूरा गुरु से जुड़ा हुआ है, और हमारे गुरु में ये इतना सब धर्म का प्रसार कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लोग कोई भी बुरा काम करेंगे ही नहीं। एक सवाल है कि जिस तरह से महिला मंडल पिछले कई सालों से काम कर रही है, कोरोना काल में किस तरह से इस मंडल ने काम किया? क्योंकि बहुत चीज़ें हमने देखी कि लोग सड़कों पे जा रहे थे, गांव जाने के लिए कई लोग भूखे सो रहे थे, तो आपके मंडल ने अन्य लोगों के लिए क्या किस तरह से काम किया पिछले कोरोना काल के पिछले 1 साल से इस साल की बात करें तो? मैं तो जब भी गांव में थी, नाथद्वारा में थी, लेकिन हमारा मंडल ने जहाँ जहाँ पर भी लोग अटक गए थे उनको 1000 रुपये का टिकट के हिसाब से या उनको खाने पीने के हिसाब से 1000 हर एक कार्यकारिणी जो देते हैं, और संघ के अध्यक्ष मंत्री की तरफ से उनको सबको पीटीएम करवाया, उनका फोन मंगा करके। अच्छा। तो ये उनका किया, फिर राशन किट दिलाया उन लोगों को। एक और सवाल है कि जिस तरीके से आप संघ से जुड़ी हुई हैं, इस मंडल से जुड़ी हुई हैं, दादी भी बन गई हैं इससे पहले बहुत ही, और कितनी ज़िंदगी बदल गई इस चीज़ों में 28 सालों में, कि किस तरह से घर भी संभाल लिया आपने और संघ में भी एक अच्छा नाम हो गया आपका इस मेवाड़ संघ में, तो कितना बड़ा चैलेंजिंग जॉब रहा और आपके लिए कितनी चुनौतियाँ, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि समाज में देखा जाता है कि बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। ऐसी कौन सी घटना घटी जब आप एक दिल दहल उठा कि अब दोनों काम तो नहीं हो पाएगा, एक से ही जीवन गुजार लूँगी? कभी ऐसा लगा था? क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है जो इंसान हमेशा याद रखता है, कोई ऐसा वाकया जो आप बताना चाहेंगे हमें? नहीं, ये तो मैं आपको बोला, जब भी मैं अध्यक्ष पद पे थी, जब भी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वो 24 साल का था, सीए की एग्ज़ाम दे रहा था, और जब मेरे को ऐसा लगा था कि अब मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी, और मैंने मतलब महाराज साहब को बोल भी दिया था, महाराज साहब अब मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे का घर में पूरा उसका देख रेख मुझे करना पड़ेगा। लेकिन महाराज साहब ने बोला, बेबी बहन तुम अपने मुंह से निकालना भी मत, मैं नहीं कर पाऊंगी करके। हम लोग किसके लिए बैठे हुए हैं? और आप नहीं मानो, मैं घर में बैठी रहती थी ना, तो महाराज साहब मेरे घर से आकर के उसको मंगलेश सुना करके फिर स्थान के अंदर जाते थे। फिर मेरे को ऐसा लगा जब मेरे पे महाराज साहब का इतना मेहरबानी है तो फिर मैं संघ समाज से क्यों दूर? और मैंने महाराज साहब से यही बोला, अगर मेरा लड़का ठीक हो जाएगा तो मैं अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पण कर दूंगी। और वो मुझे आज दिन तक मेरे को जितना भी करती हूँ मैं अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ। मैं कुछ भी मैं नहीं समझती हूँ कि मैंने कुछ न कुछ किया है करके, वो सब अपने गुरु गुरनी के चरणों में और मेरे मेवाड़ महिला मंडल के समर्पित करती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, मुंबई में किस तरह से जब आप शुरुआत में मुंबई यहाँ पे आई यहाँ पे गांव से मुंबई में आए, तो कितना बड़ा शहर था मुंबई, बहुत बड़ा शहर है, तो कितना डिफिकल्ट होता था यहाँ पर संघ को भी चलाना है और घर संभालना है, इसके अलावा किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि मुंबई शहर में लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस ज़माने में टेलीफोन नहीं था, तो किस तरह से उस वक्त देखती हैं और आज की मुंबई को किस तरह से देखते हैं? आज तो कनेक्टिविटी हो, तो आज के टाइम पे किस तरह से आप महिलाओं को जोड़ रही हैं, जरा इसके बारे में जानना चाहेंगे। हम लोग जब सबसे पहले जैसे मैं जुड़ी, अभी मैं उपाध्यक्ष हूँ, अभी वो अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष, ऐसे हम 5-6 जन का ग्रुप बनाते थे जी। और ग्रुप वाइज हम लोग कोई भी मंडल के आगे, जैसे अभी जैसे पार्ला में आए ग्रुप से, तो 5 जन हम लोग ग्रुप से आते थे, तो एक जन को बोलते थे तुम सभी को अपने घर में इकट्ठे करके रखना, जितने भी अपनी मारवाड़ी बहनें हैं जो, वो सब पूरे सबके घर पे जा करके उनको इकट्ठी करती थी। आप कांटेक्ट कैसे करते थे उनको? कांटेक्ट हम लोग के पहले दुकानों में फोन देते थे, घर पे नहीं रहते थे। अच्छा। हर एक के दुकान में फोन देते थे, दुकान से फोन करते? तो हाँ, मैं नीचे जाकर के, मेरा घर के नीचे ही दुकान थी, तो नीचे जाकर के उनको फोन करती थी, आज हम लोग समाज की 2-4 बहना आने वाली है। अच्छा। तो वो वापस बेचारी सबके घर पे जा करके सबको बोलती थी कि आज वो बहनें आने वाली है। और हम लोग क्या गुरुदेव के वहाँ पे अग्रणी रहते थे, तो वो समाज में उनको जानते तो थे, तो वो लोग इकट्ठे करके रखते थे। फिर हम वो लोग आते, थोड़ा उनको धर्म के बारे में समझाते, फिर उनके नाम लिखते, फिर उनके आजू बाजू में जितने भी टेलीफोन रहते उनका हम लोग संपर्क करते, और इस तरह से हमने एक गांव में जाकर के 3-3, 4-4 महिलाओं का झुंड ने एक संघ को बनाया। एक दिन में कितना टारगेट रहता था, इतनी महिलाओं को आज जोड़ना है?
एक दिन एक मतलब एक महीने में एक टारगेट रहता था, एक या दो। अच्छा, एक महीने में एक या दो। हाँ, तो आप ऐसा करके हम हफ्ते में एक लोग दिन जाती थी कि महीने में एक या 2 दिन जाते थे आप? नहीं, एक महीने में एक महीने में 2-3 मतलब मंडल बनाते थे हम। अच्छा, 2 मंडल हाँ। बनाते थे। ऐसे 35 मंडल बनाते ऐसे थे? 35 मंडल बनाए हैं जी, उसमें। अच्छा अच्छा। एक आखिरी सवाल जाते जाते कि आज के समाज में बहुत सारे लोग हैं, समाज में कार्य भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में रहना नहीं चाहते हैं, समाज से दूर भागते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो उनको समाज से कोई लेना देना नहीं, जब वो ऊंचाइयों पर चढ़ने लगते हैं तो समाज को पीछे भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और खासकर उन महिलाओं को जो अभी भी घरों में बैठी हैं और समाज सेवा से कोई लगाव नहीं रहता है, और अभी भी वो संघ से जुड़ती नहीं, क्योंकि बहुत सारे संघ में ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी जुड़ नहीं पाए। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मानसिकता जो लोगों की वो बदलनी चाहिए, क्योंकि देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है? नहीं, हम लोग काम ही ऐसे करते हैं कि महिलाएं ऑटोमेटिक आती है। जो नहीं आ पाती उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाह पाएंगे? उनके लिए भी हम लोग ने ऐसा रखा है कि जैसे आप नहीं आ सकते हो, बच्चे बच्ची को संभालते हो, तो हम लोग उनके घर पे बुक भेज देते हैं। अच्छा। और उनको बोलते हैं कि आप घर में बैठ करके ये पढ़ो, और खाली एक ही दिन आपको आकर के वहाँ पर आपको एग्जाम देनी है। अच्छा। तो वो अपने धर्म के बारे में घर में बैठ करके तो पढ़ती थी, फिर हम लोग रिजल्ट निकालते थे तो वो फर्स्ट आई, ये फर्स्ट आई, तो वो कंपटीशन में महिलाएं ऑटोमेटिक, आज इतनी महिलाएं 500 से 600 महिलाएं एग्जाम देती है। तो वो सब ज्यादा नहीं पहुंच पाती है, और बच्चे की भी जिम्मेदारी रहती है, घर की भी जिम्मेदारी रहती है, तो वो घर में बैठ करके करती है। और जब उनको पता चलता है कि हाँ ये महिला फर्स्ट आई, वहाँ से जैसे गोरेगांव से वो महिला फर्स्ट आई, तो वो ऑटोमेटिक इतना अच्छा पढ़ करके एग्जाम देती है कि वो मतलब खुद जुड़ने को तैयार होती है वो। और हम लोग वो बुकों का भी उनको सगवड़ता पूरी करवाते हैं कि आप अपने घर से अपने को एक खाली अध्यक्ष मंत्री को भेज दो, आपकी पूरी बुकें हम लोग वहाँ पे भिजवा देंगे, आप नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं मेवाड़ संघ के अंदर अच्छा काम हो रहा है, तो वो खुद भी आती है। हमको महिलाओं को रोकना पड़ता है कि नहीं, हमारी कैपेसिटी इतनी ही है और आपको नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे। तो आप काम ऐसे करो तो ऑटोमेटिक महिलाएं, अब बुलाना नहीं पड़ता, पहले घरों घरों में जाकर के करना पड़ता था, अब महिलाएं ऑटोमेटिक जुड़ती है। और धर्म का हम लोग जैसे अभी विदाई का ही हमने रखा था पूरा इवेंट, तो इसमें डांस में हम लोग मतलब पूरी एक्टिविटीज करते हैं। धर्म के ऊपर डांस है, धर्म की एक्टिविटी, अंताक्षरी, मतलब तो वो अपना आप ज्वाइंट होती है। तो अपने धर्म का उनको पूरा लगाव हो गया, तो वो अभी कहीं पे भी नहीं जाएगी, वो ऑटोमेटिक आएगी। अच्छा, आने वाले समय में क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है मेवाड़ संघ की तरफ से जिसमें लोग इकट्ठा होंगे, या आपकी तरफ से कोई ऐसा कार्यक्रम होते रहता है कि या साल में एक बार होता है या महीने भर में? नहीं, अब हमारे तो हर साल चातुर्मास रहते हैं, और हर साल चातुर्मास में नए नए प्रोग्राम होते ही रहते हैं। ये अभी कोरोना काल में अध्यक्ष मंत्री बन गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी शपथ विधि भी नहीं हुई है, मतलब इतना अटका हुआ काम है। सब राह देख रहे हैं कभी ये कोरोना जावे और हम वापस अपनी रेगुलर जिंदगी में आ जावे। तो हर महीने आप तो हर 15-20 दिन में हमारा एक एक प्रोग्राम रहता है। कभी कन्या। अच्छा, कैसे प्रोग्राम होते हैं, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं बोल रहा हूँ धर्म के प्रोग्राम रहते हैं। अच्छा। सब प्रोग्राम धर्म के ही रहते हैं। जैसे अभी मेवाड़ संघ में एग्जीबिशन लगाया। अच्छा। तो एग्जीबिशन में हम लोग स्टॉल बुकिंग करवा करके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उसमें बुलाते हैं, और वो अपने घरगुंती चीज़ें उसमें से खरीदती है। फिर कन्या मंडल को भी उसमें बुलाते हैं, उनको भी अच्छी जैसे डांस है, फिर उनके कुछ धर्म से कुछ न कुछ रिलेटिव भी वो प्रोग्राम करवाते हैं, समाज से जुड़ी हुई धर्म। हाँ, धर्म से, समाज से जुड़े हुए धर्म के प्रोग्राम ही करवाते हैं। अच्छा। और जेंट्स तो अभी जैसे हेडलाइन के इतने जोरदार प्रोग्राम किया युवा ने हर जगह, मतलब उनकी टीम बनी हुई है। 11-11 हज़ार रुपया जैसे एक संघ में भेजो, फिर अपने पैसे लगाओ और आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम करो। तो युवा का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और मेवाड़ संघ तो देखो अपने आप में गौरव की बात है, वो तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, पर उसमें हम महिलाओं को भी इतना वो लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमें खुशी इस बात की है। और हमारे महिलाओं की एक झुंड है पूरा, जितनी भी हम अध्यक्षाएं बनी हुई है सब उनको सब साथ में लेकर के चलती है आने वाली अध्यक्षा। तो हमें भी उतना ही उसमें प्रोत्साहन भी मिलता है और उनको अच्छी सलाह भी मिलती है। तो ऐसा हमने सलाहकार समिति बना रखी है, जितनी भी अध्यक्षाएं उसमें ही आई है उन सब का एक सलाहकार समिति बना रखी है।
जो सब चीज़ पहले उसमें पास होती है, उसके बाद में फिर उपसंग में जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जाते आते हैं कि इतने कार्यकाल में 28 साल आप इसमें गुजार दिए हैं, आपने बहुत लंबा वक्त दिया है। कभी आपके इस काम के लिए किसी ने सराहा है या कभी सम्मानित किया गया आपको, कि जो खुशी होती है हर इंसान की कि मुझे मेरे काम के लिए जब सराहा जाता है तो हौसले और बुलंद हो जाते हैं? कभी ऐसा चीज़ें हुई कि आपको सराहा गया हो आपके इस काम के लिए, अभी भी सराहा जा रहा हो मौजूदा समय में? मेरे को पहले से गाने का बहुत शौक था जी। तो मैंने गाने में कितनी ट्रॉफियाँ जीती, जैसे अपनी गुजराती में, मारवाड़ी में, अभी मारवाड़ी में अभी वो चल रहा था MMBG परिवार का, जी जी। उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लाइक मिला 1000 से ऊपर। जी जी। और विदुषी नारी रत्न, आदर्श नारी रत्न, विदुषी नारी रत्न मुझे दिल्ली से मिला था। वाह, क्या बात। आदर्श नारी रत्न मुझे जोधपुर से मिला था। ऐसे करके मेरे को कितने अवार्ड मिले हुए हैं, और ये सब मैं अपने गुरु को समर्पित करती हूँ और ये संस्था को समर्पित करती हूँ, क्योंकि संस्था मेरे साथ में और मैं संस्था के साथ में ये सब हो पाया। और मैं घर वालों का धन्यवाद चाहती हूँ कि उनका मुझे पूरा सपोर्ट मिला। जो ज्ञान प्रकाश योजना मैंने चालू कराई थी मेरे कार्यकाल में, वो आज भी संयोजक विनोद चपलोत और संयोजिका कल्पना सुराना उसकी बहुत अच्छी संभाल ले रहे हैं और बहुत अच्छा वो चला रहे हैं। उनका पूरा मेवाड़ संघ उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है, इसी भावनाओं के साथ में। जय जिनेंद्र। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।